नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की भाषा पाठ 1 भाषा और व्याकरण के संबंध में बता रहे हैं। भाषा प्राणी जगत में सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ मानी गई। यहाँ प्राणी प्रकृति की सीमाओं से बंधे हैं। वही मानव आदिकाल से ही उन सीमाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करता रहा है। भाषा का विकास मानव की श्रेष्ठता का पर्यायक है, अर्थात जो भाषा का विकास किया उससे ही मनुष्य श्रेष्ठ माना गया। नहीं तो पशुओं की भाषा होती है, पक्षियों की भाषा होती है, लेकिन श्रेष्ठता वही प्राप्त करता है जो उसका विकास कर सके। विश्व का कोई मानव समूह ऐसा नहीं है जहाँ भाषा का विकास नहीं, अर्थात संपूर्ण विश्व में भाषा का विकास हुआ है। कोई अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, तीन भाषाओं का विकास मनुष्य की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है। इसकी तुलना में यदि अन्य प्राणी जीवन को देखें तो पाते हैं कि वहाँ मानव की भांति भाषा का विकास नहीं। वहाँ ध्वनियाँ तो हैं, उनके अर्थ भी हैं, किंतु वे प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात वातावरण के अनुकूल है। एक दूसरे की भाषा ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। उनके द्वारा विकसित नहीं। मानव ने स्वयं अपने ध्वनि चिन्हों को भाषा के रूप में बदल दिया, अपने ध्वनि चिन्हों को भाषा के रूप में परिणत कर दिया है, किंतु वे प्रकृति प्रदत्त नहीं है, अधिक भिन्नता है। भाषा तब तक एक क्षेत्र विशेष से बंधी रहती है जब तक कि यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ। अर्थात एक क्षेत्र की भाषा वहीं तक सीमित थी कब तक, जब तक कि संचार और यातायात का साधनों का प्रचार नहीं हुआ। क्योंकि जब यातायात या दूर संचार का प्रचार होगा तभी एक भाषा दूसरी जगह जा सकती है। भाषा तब तक एक क्षेत्र में विशेष बंधी रहती है। वह दिन दूर नहीं जब कोई एक भाषा पूरे विश्व की संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित होगी। मानव जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात भाषा की परिभाषा सुन लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों व भावों को आदान प्रदान करता है। अपने जो उसके विचार होते हैं या जो भाव होते हैं एक दूसरे को समझाने का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं भाषा। अब भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक रूप, नंबर 2 लिखित रूप। तो प्रारंभ में भाषा का मौखिक रूप में ही विकास हुआ। एक दूसरे से बोलने के कारण ही मौखिक भाषा का विकास हुआ है। जब मानव का संपर्क दूर दूर के क्षेत्रों से होने लगा तब उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए मौखिक भाषा को लिखित रूप में देना पड़ा। अर्थात आमने सामने हो तो मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन जब कहीं दूर हमें बात करनी है या संदेश पहुंचाना है तो हमें लिखित भाषा का प्रयोग करना होता है। यही चित्रलिपि संक्षिप्त होते होते प्रतीक चिन्हों में बदली और उनके प्रतीकों से ही वर्णों की लिपि विकसित हुई। वर्णों के ध्वनि चिन्हों को निश्चित करके लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। भाषा का लिखित रूप लिपि लिपि कहलाती है। भाषा के चिन्हों का व्यवस्थित लिखित रूप ही लिपि है। लिपि से मानव को न केवल संपर्क में सुविधा हुई बल्कि उसके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी रूप ले सके और ज्ञान विज्ञान के विकास का आधार बने। तो ये हुआ लिखित और मौखिक भाषा। अब भाषा परिवार किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। जिस प्रकार खून का रिश्ता रखने वाले सभी मानव एक ही परिवार के माने जाते हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने भाषा के भिन्न भिन्न रूपों में समानता के आधार पर उसे 12 मुख्य परिवारों में बांटा है। उनमें से एक परिवार है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इस परिवार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी तथा फारसी आदि भाषाएं आती हैं। इन सभी भाषाओं में अनेक शब्दों में समानताएं हैं, जैसे मातृ यानी संस्कृत,
माता हिंदी, मदर अंग्रेजी, मादर फारसी, द्वि संस्कृत, दो हिंदी, टू अंग्रेजी, दोयम फारसी। कभी यह भाषा परिवार एक कबीला रहा होगा। तो समय के साथ साथ कबीले अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे और भाषा में नए नए शब्द सम्मिलित हुए। भाषा के विकास की ऐसी जानकारी अत्यंत रोचक तथ्य सामने रखती है। अब है भारत के भाषा परिवार। भारत में प्रमुखतः दो भाषा परिवार हैं। उनकी भाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, आर्य भाषा परिवार। इसमें आती है संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी तथा डोगरी। ये सभी आर्य भाषा के परिवार हैं। यानी जहाँ जहाँ ये बोली बोली जाती हैं वहाँ आर्य भाषा परिवार माना जाता है। नंबर 2 है द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें आती है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि। तो ये दक्षिण प्रदेश की भाषाएं हैं जहाँ इनको द्रविड़ परिवार भाषा माना जाता है। आर्य भाषा परिवार की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। यानी जितनी भी आर्य भाषाएं हैं उनकी जननी संस्कृत को माना गया है। यानी संस्कृत से ही ये सब भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। इसका विकास क्रम इस प्रकार रहा है। वैदिक संस्कृत, इसके पश्चात लौकिक संस्कृत, फिर प्राकृत पाली, फिर अपभ्रंश शब्द, हिंदी व अन्य आर्य भाषाएं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश होना प्रारंभ हुआ है। आज ये सभी भाषाएं पूर्ण रूप से विकसित एवं संपन्न भाषाओं का रूप ले। पहले इन शब्दों का प्रयोग किया गया जिसमें बहुत सी अपभ्रंश, जैसे कबीरदास जी हुए, सूप सुवाय, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुवाय, तो स्वभाव स्वभाव, ये अपभ्रंश शब्द इसमें बहुत से पहले प्रयोग होते रहे। लेकिन धीरे धीरे क्रम से इनका विकास हुआ और हिंदी में परमार्जित शब्दों का प्रयोग होने लगा। अब हिंदी की उपभाषाएं एवं रूढ़ियां। कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यानी 4 कोस चलने पर पानी का गुण बदल जाता है और 8 कोस पर जाने पर हमारी बोली भी बदल जाती है। अर्थात अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां होती हैं। जिस प्रकार पानी कुछ दूर जाने पर उसका गुण बदल जाता है। भाषा के एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। अर्थात जो भाषा एक विशेष क्षेत्र में वहां के लोगों द्वारा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत है। बोली ही साहित्य रचना में एवं शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग में लाने पर उपभाषा बन जाती है। अर्थात बोली का ही जब प्रयोग कविता या अन्य काव्यों में किया जाता है तो परमार्जित भाषा उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, जैसे ब्रज भाषा में कृष्णचंद्र सूरदास जी ने लिखा है। अवधी भाषा में रामचरितमानस की गणना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास ने। मैथिली बोली होने पर भी उपभाषा बन गई। अर्थात ये ब्रज, अवधी, मैथिली ये बोलियां थी, लेकिन जब इनका ग्रंथों में और काव्यों में प्रयोग होने लगा तो ये भाषाएं ब्रज भाषा, अवधी भाषा और मैथिली भाषा कहना लगी। अर्थात बोली का विस्तृत स्वरूप ही भाषा उपभाषा कहलाने लगा, क्योंकि इनमें प्रचुर साहित्य लिखा गया। अधिक से अधिक ग्रंथों की रचना इन भाषाओं में हुई, जिसके कारण ये बोलियां उपभाषा बन गई। बोली या उपभाषा जब बहुत बड़े क्षेत्र और वर्ग द्वारा अपना ली जाती है तथा उसका एक परिनिष्ठित रूप साहित्य में प्रयुक्त होने लगता है, तब वह भाषा कहलाई जाती है। अर्थात बोलियों और उपभाषाओं का प्रयोग जब अनेक काव्यों, अनेक ग्रंथों में या साहित्य में होने लगता है तो वही उस ग्रंथ की भाषा बन जाती है। अब हिंदी व उसका परिवार। हिंदी भारत में दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के लोगों की मातृभाषा, अर्थात हिंदी का विस्तृत प्रभाव है। चारों ओर जहाँ जहाँ ये गिनाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी लोग हिंदी भाषी या हिंदी का प्रचार प्रसार भाव से हुआ है, इस कारण ये हिंदी क्षेत्र माने जाते हैं। तो इन प्रदेशों का हिंदी रूप भिन्न भिन्न बोलियों के रूप में हम देख सकते हैं। अब हिंदी की भी कई भाग बढ़ चुकी है, यानी जहाँ हिंदी भी बोली जाती है उनका रूप भी आजकल बदल चुका है। जैसे नंबर 1 पश्चिमी परिभाषा। पश्चिमी भाषा में हिंदी, इस क्षेत्र में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी बोली जाती है। अर्थात पश्चिमी भाषा की हिंदी में हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। यहाँ ब्रजभाषा, हरियाणवी व कन्नौजी भाषा बोली जाती है। खड़ी बोली ही आज देश की राष्ट्रभाषा के रूप में विकास पाती है। खड़ी बोली का विकास आज राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ने हो चुका है। नंबर 2 है पूर्वी हिंदी। इस क्षेत्र में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली जाती है। यानी कौन सी भाषा है? पूर्वी हिंदी। अवधी में ही तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस लिखी है। नंबर 3 है राजस्थानी हिंदी। इस क्षेत्र में मेवाती, मारवाड़ी प्रमुख बोली है, अर्थात मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली ये इस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। नंबर 4 पहाड़ी हिंदी। इस क्षेत्र में गढ़वाली, कुमायूं बोली जाती है। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती है, इसलिए इन्हें गढ़वालू और कुमायूनी भाषाएं भी कहते हैं। अब नंबर 5 है बिहारी हिंदी। बिहार प्रांत में भोजपुरी, मगही एवं मैथिली बोलियों का प्रयोग होता है। यानी बिहार क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में बटा है, भोजपुरी, मगही एवं मैथिली बोलियों का प्रयोग होता है। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति पद्मावती मैथिली में ही लिखी गई। अब आते हैं लिपि पर। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। यानी भाषा के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। अब कुछ बोलियों के भाषाओं की लिपि दी गई है, जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली और बोडो। इन सब की लिपि है देवनागरी। देखिए देवनागरी में कितनी लिपियां आती हैं। ये देवनागरी लिपि किस किस की है? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली और बोडो। इनकी लिपि है देवनागरी। और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इनकी आती है रोमन। लिपि क्या है इनकी? रोमन। रोमन भाषा की जो लिपि है वो 3 भाषाओं की है, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन। इसके पश्चात फारसी लिपि, इसके अंतर्गत आती है उर्दू, अरबी और फारसी। 3 भाषाएं इसके अंदर आती हैं, उर्दू, अरबी और फारसी। अब उड़िया, इसकी लिपि है ओडिशा। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। बांग्ला, इसकी लिपि है बंगाली। लिपि के संबंध में कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1 देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। नंबर 2 देवनागरी और रोमन लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। नंबर 3 देवनागरी के लिपि चिन्ह और उच्चारण में एक रूपता है। यानी उसकी लिपि और चिन्हों और उच्चारण में एक रूपता दिखाई देती है। रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। देवनागरी में का ध्वनि का उच्चारण केवल का अक्षर से ही हो सकता है। यानी का ध्वनि का उच्चारण केवल का अक्षर से ही हो सकता है। लेकिन रोमन लिपि में
का ध्वनि के लिए का यानी के और सी दो बार, यानी अंग्रेजी में का के उच्चारण के लिए के और सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में केवल का उच्चारण का से ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, देवनागरी में मात्राओं की विविधता के कारण टंकण में थोड़ी परेशानी होती है, किंतु कंप्यूटर पर यूनिकोड से लिखे आलेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। तो ये था अभी लिपि के बारे में। अब सुनिए भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार नंबर 1, सांकेतिक भाषा। भाषा भाव व्यक्ति का माध्यम है। जब ऐसे व्यक्ति संपर्क में आते हैं जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते अथवा बोलने सुनने में असमर्थ होते हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। यदि कोई अंग्रेजी नहीं जानता है हिंदी वाला, तो उसे इशारों में बात संकेत के द्वारा ही समझाया जा सकता है। तब वे अपने मन की बात संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त यातायात को नियंत्रित करने के लिए सिपाही संकेतों का उपयोग करते हैं। जो चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही होता है वो संकेतों के आधार पर ही सभी को समझाता है। भाषा के इस प्रकार के रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। नंबर 2, मातृभाषा। माता अथवा परिवार द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं, यानी माँ और उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वह परिवार वहाँ भाषा के पहले ही बोलता है और समझता है। जैसे महाराष्ट्र का निवासी मराठी बोलता है, जबकि विद्यालय में वह और भाषा भी सीखता और बोलता है, लेकिन मातृभाषा उसकी मराठी है। नंबर 3, राजभाषा। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड की राजभाषा अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीसी। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि विभिन्न प्रांत अपनी अपनी भाषा में राजकाज चलाने को स्वतंत्र हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हिंदी में सरकारी काम होते हैं। भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अर्थात हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो भाषा उस देश के अधिकांश नागरिक बोलते और समझते हैं। हर राष्ट्र में अनेक भाषाएं होती हुए भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। जैसे भारत की तरह ही चीन में भी अनेक भाषा रूप हैं, किंतु चीनी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया गया है। भारत के लगभग 70% लोग हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नंबर 5 पर मानक भाषा। हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है, इसलिए उसमें क्षेत्रीय प्रभाव का समावेश स्वाभाविक है। भाषा जीवंत होती है, वह निरंतर विकसित होती है। विकास की इस प्रक्रिया में बदलाव आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी एक रूपता बनाए रखना आवश्यक है। व्याकरण की सहायता से इसके शुद्ध रूप को जानने में सहायता मिलती है। भाषा का व्याकरण सम्मत शुद्ध रूप ही भाषा का मानक रूप कहलाता है। यानी भाषा जो व्याकरण से शुद्ध हो इसको ही हम मानक रूप कहते हैं। इस मानक रूप का उपयोग समाज का शिक्षित वर्ग करता है और इसी रूप में साहित्य की रचना होती है। अब हिंदी भाषा में व्याकरण का महत्व। भाषा का विकास एक गतिमान धारा के रूप में होता है। इसमें अनेकानेक नए शब्दों एवं रूपों का समावेश होता रहता है। उसका शुद्ध एवं मानक रूप बनाए रखने में व्याकरण हमारी सहायता करता है और भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराने वाले शास्त्र का नाम व्याकरण है। अब हिंदी भाषा का महत्व। भारत में अनेकानेक भाषाओं में से हिंदी ही सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। सदा से ही यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित रूप से देने में हिंदी का प्रमुख हाथ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। यह स्थान हिंदी को स्वतंत्रता प्राप्ति के 1950 में संविधान
में यह सिद्ध किया गया। क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देना स्वीकार हुआ था, इसलिए यह दिन पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी आपने भाषा और व्याकरण के बारे में सुना। अब हम अगले अध्याय में, अगले पाठ में आपसे पुनः मिलेंगे। जय हिंद।